फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान भाग 1 के प्रकरण 7 लेंस व उनके उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, थोड़ा याद कीजिए, सेक्शन में आपको प्रश्न दिया गया है। ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य नाभि, यह गोलीय दर्पण से संबंधित संज्ञाएं निम्न आकृति में लिखिए, जिसे कि मैंने यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाया है। इसके बारे में आप विस्तार से कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की निर्मित किस प्रकार से होती है, जिसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। गोलीय दर्पण सामान्यतः कांच के खोखले गोले से काटा गया भाग होता है। उसके आंतरिक या बाह्य पृष्ठ पर चमकीले पदार्थ का विलेपन करके गोलीय दर्पण तैयार किए जाते हैं। इनके आधार पर ही आंतरिक या बाह्य पृष्ठभाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। इस आधार पर गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यदि गोलीय पृष्ठ का आंतरिक भाग चमकदार हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण के आंतरिक पृष्ठभाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। उसी प्रकार यदि गोलीय पृष्ठ का बाह्य भाग चमकीला हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण के बाह्य पृष्ठभाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। दोस्तों, अपने दैनिक जीवन में आपने कई स्थानों पर लेंस का प्रयोग किया होगा या फिर लेंस का उपयोग होते हुए देखा होगा। आपने कई व्यक्तियों को चश्मे का प्रयोग करते हुए देखा होगा। उसी प्रकार डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सक के पास आपने लेंस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखा होगा। उसी प्रकार घड़ी साज यानी जो घड़ी की मरम्मत करते हैं, उनके पास भी उनको लेंस का इस्तेमाल करते हुए आपने देखा होगा। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी में भी लेंस का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी के अंदर भी लेंसों का उपयोग होता है। तो पहले हम देखते हैं कि लेंस होता क्या है। लेंस यह दो पृष्ठभागों से युक्त पारदर्शक माध्यम है। प्रकाश की किरणों को एक तरफ एकत्रित करने के लिए या फिर फोकस करने के लिए अधिकांशतः हम पारदर्शक पदार्थ के ऐसे टुकड़े काम में लाते हैं जिनके एक अथवा दोनों पृष्ठ वक्र हों। इन अपवर्तक पदार्थों को लेंस कहते हैं। इनका कम से कम एक पृष्ठ वक्र होता है। वक्र अर्थात यहाँ पर गोलीय से है। दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम लेंस कहलाता है। सामान्यतः लेंस में गोलीय वक्र पृष्ठों का उपयोग किया जाता है। लेंस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस जिसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरा है अवतल लेंस जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस के बारे में। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला व बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है अर्थात अभिसारित कर देता है। इसी कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बच्चों, यह प्रश्न अक्सर आता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो आपको यहाँ पर ये रीज़न लिखना है। उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस में दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं अर्थात डबल कॉन्वेक्स लेंस, दोनों पृष्ठ उभरा हुआ होता है। दूसरा है समतलोत्तल लेंस, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ध्यान दीजिए, समतल और उत्तल। एक पृष्ठ इसका समतल होता है और दूसरा पृष्ठ जो होता है वो उत्तल होता है। प्लेनो कॉन्वेक्स यानी प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा प्रकार है अवतलोत्तल, अवतल और उत्तल, 2 शब्द हैं यहाँ पर, अवतल और उत्तल, यानी एक पृष्ठ अवतल होगा और दूसरा पृष्ठ उसका उत्तल होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। अब देखते हैं अवतल लेंस के बारे में। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा व बीच में पतला हो अवतल लेंस कहलाता है। यह लेंस समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है यानी अपसारित करता है। इसी कारण इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तल और अवतल लेंस दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, जबकि उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। अब देखते हैं अवतल लेंस के प्रकारों के बारे में।
अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं, उभयावतल लेंस, समतलावतल लेंस, उत्तरावतल लेंस। उभयावतल लेंस वो होता है जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, यानी दोनों ही पृष्ठ बीच की ओर गहरे होते हैं, फंसे हुए होते हैं। दूसरा है समतलावतल लेंस, इसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। तीसरा है अवतलोत्तल लेंस, इसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। चलिए अब देखते हैं दोनों लेंसों की प्रकृति के बारे में। पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस की प्रकृति। उत्तल लेंस अभिसारी होता है। इन पर प्रकाश की किरण या पुंज डालने पर यह उनको एक बिंदु पर अभिसरित कर देती हैं। अभिसरित करना यानी होता है एक तरफ जमा करना, एक बिंदु पर इकट्ठा करना, जमा करना। अब हम देखते हैं कि उत्तल लेंस को हम पहचान कैसे सकते हैं। इसे पहचानने के 2 तरीके हैं, एक तो उसे छूकर और एक उसमें बनने वाले प्रतिबिंब को देखकर। लेंस को छूने पर यदि बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला प्रतीत हो तो वह लेंस उत्तल लेंस होता है। उसी प्रकार दिए गए लेंस को किसी छपी हुई किताब के ऊपर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने पर यदि अक्षर बड़े दिखाई दें तथा काफ़ी ऊपर उठाने पर अक्षर उल्टे दिखाई दें तो दिया गया लेंस उत्तल लेंस होता है। हम देखते हैं कि इसे हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर आँख और कान नाक देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आँखों में दूर दृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, अर्थात जब मनुष्य को दूर का दिखाई देता है तथा पास का दिखाई नहीं देता है तो उसकी आँख में उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी तथा चित्रदर्शी जैसे लालटेन, फोटोग्राफी कैमरे तथा अनेक प्रकाशित यंत्रों की रचना में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं अवतल लेंस की प्रकृति, पहचान और उपयोग के बारे में। इस लेंस की प्रकृति अपसारी होती है, अर्थात इन पर प्रकाश की किरण या किरण पुंज गिराने पर यह उसको अपसारित कर देती है, अर्थात फैला देती है। अब हम लेंस को पहचानेंगे कैसे। लेंस को छूने पर यदि बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा हो तो यह अवतल लेंस होता है। दूसरा है प्रतिबिंब देखकर। दिए गए लेंस को किसी छपी किताब से थोड़ा ऊपर उठाने पर यदि अक्षर छोटे दिखाई दें तथा काफ़ी ऊपर उठाने पर भी अगर अक्षर छोटे दिखाई दें तथा सीधे दिखाई दें तो दिया गया लेंस अवतल लेंस होता है। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग क्या है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, अर्थात जब मनुष्य को पास का तो एकदम साफ दिखाई पड़ता है किंतु दूर का नहीं दिखाई पड़ता तो उसकी आंख में अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। इन दृष्टि दोषों के बारे में आगे आप विस्तार में पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं हम उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस संबंधित संज्ञाओं के बारे में। लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रत्येक लेंस को C1 तथा C2 ऐसे 2 वक्रता केंद्र होते हैं। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं कि एक लेंस के निर्माण में 2 गोले का प्रयोग किया गया है। ये 2 गोले समान आकार के हों ऐसा आवश्यक नहीं है। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या। लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि हर गोले की एक त्रिज्या होती है जिसको आधार मानकर वृत्त का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी लेंस जिस काल्पनिक गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं कि C1 तथा C2 दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली जो रेखा है उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे है प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाश किरण लेंस के जिस बिंदु से जाते समय विचलित नहीं होती ऐसे मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। आकृति में बिंदु O से जाने वाली किरणें
P1Q1 तथा P2Q2 इत्यादि सीधी सरल रेखा में जाने के कारण बिंदु O यह प्रकाशीय केंद्र है। अगला है मुख्य नाभि, प्रिंसिपल फोकस। उत्तल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली आपतित प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ती हैं, तब अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। उस बिंदु को उत्तल लेंस के मुख्य नाभि कहते हैं। यहाँ F1 तथा F2 यह मुख्य नाभि है। यह है नाभ्यांतर। लेंस की मुख्य नाभि तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच की दूरी को नाभ्यांतर कहते हैं। आकृति में अगर आप देख रहे हैं तो बिंदु O तथा F1 या फिर O और F2 के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम नाभ्यांतर कहते हैं। दोस्तों, आगे आपको एक प्रयोग दिया गया है। प्रयोग करने के लिए यहाँ पर जो सामग्री लगने वाली है वो इस प्रकार है। उत्तल लेंस, पर्दा, मीटर पट्टी, लेंस रखने के लिए स्टैंड इत्यादि। सबसे पहले पर्दा स्थिर रखकर लेंस की सहायता से दूर की वस्तुएं, उदाहरण के लिए पेड़ या इमारत, इनका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करते हैं। मापन पट्टी की सहायता से पर्दा तथा लेंस के बीच की दूरी का मापन करते हैं। अब लेंस का दूसरा पृष्ठभाग स्क्रीन की ओर करते हैं। फिर से लेंस को आगे पीछे सरकाकर दूर की वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करते हैं। मापन पट्टी की सहायता से स्क्रीन तथा लेंस के बीच की दूरी का मापन करते हैं। स्क्रीन और लेंस के बीच की दूरी को नाभ्यांतर कहते हैं। आगे हम देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। दोस्तों, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के 3 नियम हैं। पहला नियम इस प्रकार है, यदि आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हों तो अपवर्तित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है। दूसरा नियम, यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। तीसरा नियम, यदि आपतित किरण प्रकाशीय केंद्र से होती है तो उसका विचलन नहीं होता, अर्थात उसका मार्ग बिल्कुल भी बदलता नहीं है। आगे हमको एक प्रयोग दिया गया है। इस प्रयोग के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होगी कि वस्तु का स्थान परिवर्तित करने पर तथा कौन से जगह पर वस्तु रखने पर हमें उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से और किस स्वरूप का प्राप्त हो सकता है। प्रयोग करने के लिए हमें जो साहित्य लगेंगे वो इस प्रकार है। एक उत्तल लेंस, पर्दा, मीटर पट्टी, लेंस का स्टैंड, चौक, मोमबत्ती इत्यादि। सर्वप्रथम एक लंबे टेबल पर बीचों बीच एक बड़ी सीधी सरल रेखा चाक की सहायता से खींचते हैं। उस रेखा पर सामान्य मध्य भाग में O बिंदु पर उत्तल लेंस स्टैंड पर लगाकर रखते हैं। लेंस के एक ओर पर्दा रखकर पर्दा आगे पीछे सरकाकर दूर की वस्तुओं का सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करते हैं। पर्दे के स्थान पर चौक की सहायता से चिन्ह F1 प्राप्त करते हैं। O तथा F1 के बीच की दूरी नापेंगे और O तथा 2F1 दूरी पर F1 के ही ओर 2F1 लिखेंगे। कृति 3 तथा 4 लेंस के दूसरी ओर करके F2 तथा 2F2 खोज कर रेखा पर लिखेंगे। अब जलती हुई मोमबत्ती 2F1 के परे बहुत अधिक दूरी पर रखेंगे। पर्दा लेंस की दूसरी ओर रेखा पर रखकर आगे पीछे सरकाकर मोमबत्ती का सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करते हैं तथा प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा स्वरूप का निरीक्षण करके उसे हम लिखते हैं। इसी प्रकार मोमबत्ती को हम 2F1 के पीछे 2F1, F1 तथा 2F1 के मध्य F1 पर तथा F1 और O के मध्य रखकर अपने निरीक्षण लिखते हैं। आकृति में दिखाए अनुसार AB यह वस्तु 2F1 के परे रखी गई है। AB यहाँ पर क्या है? AB यह वस्तु है जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में टकराकर अपवर्तित होती हैं। B से निकलने वाली तथा मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली आपतित किरण BC अपवर्तन के पश्चात
मुख्य नाभि F2 से होकर CT इस मार्ग से जाती है। बिंदु B से निकलकर तथा प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली आपतित किरण BO यह अपवर्तन के पश्चात विचलित न होकर OS इस मार्ग से जाती है तथा CT इस किरण को B डैश इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, अर्थात B डैश यह B इस बिंदु का प्रतिबिंब तैयार करती है। ए बिंदु मुख्य अक्ष पर होने के कारण उसका प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष पर ही तैयार होता है। बी डैश से सीधे ऊपर मुख्य अक्ष पर ए डैश पर ए बिंदु का प्रतिबिंब तैयार होता है, अर्थात ए डैश बी डैश यह ए बी वस्तु का लेंस की सहायता से निर्मित प्रतिबिंब है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वस्तु 2F1 के परे रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के मध्य प्राप्त होता है और आकार में छोटा होता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग स्थानों पर वस्तु को रखने पर हमें किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यदि वस्तु का स्थान अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति नाभि F2 पर होती है। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होता है, अर्थात बिंदु स्वरूप होता है तथा प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक तथा उल्टा होता है। यदि वस्तु का स्थान 2F1 से परे हो, अर्थात वक्रता केंद्र से परे हो, तो प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के मध्य निर्मित होता है। प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है तथा प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक तथा उल्टा होता है। यदि वस्तु का स्थान 2F1 पर हो, अर्थात वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर होती है। प्रतिबिंब का आकार समान आकार का यानी वस्तु के समान आकार का होता है। प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक तथा उल्टा होता है। यदि वस्तु का स्थान F1 तथा 2F1 के मध्य हो, अर्थात नाभि तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 से परे यानी 2F2 के पीछे निर्मित होती है। प्रतिबिंब का आकार वास्तविक वस्तु से बड़ा होता है तथा प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक तथा उल्टा होता है। यदि वस्तु का स्थान नाभि पर हो तो प्रतिबिंब हमको अनंत दूरी पर प्राप्त होता है। प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होता है और प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक तथा उल्टा होता है। उसी प्रकार जब वस्तु को नाभि तथा प्रकाशीय केंद्र O के मध्य रखा जाए तो वस्तु लेंस के जिस ओर होती है उसी ओर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होता है तथा प्रतिबिंब का स्वरूप काल्पनिक तथा सीधा होता है। कहने का अर्थ है कि इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं देख सकते। अब आगे हम देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब। अवतल लेंस द्वारा तैयार होने वाले प्रतिबिंब हम किरणाकृति द्वारा समझ सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए नियम हम देखते हैं। यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो अपवर्तित किरण पीछे की ओर बढ़ाने पर मुख्य नाभि से होकर जाती है। यदि आपतित किरण नाभि से होकर जाती है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। आकृति में देखा अनुसार PQ यह वस्तु F1 तथा 2F1 के मध्य रखी गई है। P बिंदु से निकलने वाली तथा मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली आपतित किरण PA अपवर्तन के पश्चात AD इस मार्ग से होकर जाती है। AD यह मार्ग मुख्य अक्ष की ओर खींचने पर वह F1 से आती हुई प्रतीत होती है। P बिंदु से निकलने वाली तथा प्रकाशीय केंद्र O से जाने वाली किरण PO यह अपवर्तन के पश्चात विचलित न होकर उसी मार्ग से सीधी सरल रेखा में जाती है। PO यह किरण AF1 इस पीछे बढ़ाई हुई किरण को P डैश पर प्रतिच्छेदित करती है, अर्थात P इस बिंदु का प्रतिबिंब P डैश पर प्राप्त होता है। Q यह बिंदु मुख्य अक्ष पर होने के कारण उसका प्रतिबिंब P से सीधा नीचे मुख्य अक्ष पर Q डैश पर बनता है, अर्थात PQ इस वस्तु का प्रतिबिंब P1Q1 बनता है। अवतल लेंस के द्वारा किसी भी वस्तु का बना प्रतिबिंब यह हमेशा
काल्पनिक वस्तु से छोटा व सीधा होता है। यहाँ हम देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। यदि वस्तु का स्थान अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति नाभि F1 पर होती है। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा यानी बिंदु स्वरूप होता है। प्रतिबिंब का स्वरूप काल्पनिक तथा सीधा होता है। यदि वस्तु का स्थान प्रकाशीय केंद्र O तथा अनंत दूरी के बीच कहीं भी हो तो प्रकाशीय केंद्र O तथा नाभि F1 के मध्य प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है तथा यह काल्पनिक तथा सीधा होता है। आइए आगे हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण चीज जो कि आपको अक्सर बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न के रूप में आता है। इसे हम कहते हैं कार्टेशियन चिन्ह प्रणाली। कार्टेशियन चिन्ह संकेत के अनुसार प्रकाशीय केंद्र O को मूल बिंदु मानते हैं। मुख्य अक्ष संदर्भ चौखट को x अक्ष माना जाता है। चिन्ह संकेत निम्न प्रकार हैं। वस्तु सदैव लेंस के बाईं ओर रखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती हैं। प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं तो बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। उत्तल लेंस का नाभ्यांतर धनात्मक और अवतल लेंस का नाभ्यांतर ऋणात्मक होता है। आगे देखते हैं हम लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला यहाँ पे है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, अर्थात 1/v ऋण 1/u बराबर 1/f, जहाँ u बराबर है वस्तु की प्रकाश केंद्र से दूरी, v बराबर है प्रतिबिंब की प्रकाश केंद्र से दूरी तथा f है नाभ्यांतर, अर्थात प्रकाश केंद्र तथा नाभि के बीच का अंतर, उसे हम नाभ्यांतर कहते हैं। अब देखते हैं हम लेंस द्वारा होने वाला आवर्धन, जिसे कि m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यह प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 तथा वस्तु की ऊंचाई h1 में होने वाला अनुपात है। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, अर्थात m बराबर h2 बटे h1। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, अर्थात m बराबर v बटे u। अब यहाँ पे हम इन दोनों में रिलेशन शो कर सकते हैं। कैसे? h2 बटे h1 बराबर हो जाएगा v बटे u। ये हम किस प्रकार कह सकते हैं? क्योंकि अगर h1 वस्तु की ऊंचाई है तो u वस्तु का स्थान है, यानी प्रकाश केंद्र से दूरी है। उसी प्रकार h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई है और v प्रतिबिंब का स्थान यानी प्रकाशीय केंद्र O से दूरी। अब आगे देखते हैं हम लेंस की शक्ति के बारे में। किसी लेंस की कितनी आवर्धन क्षमता है या फिर आवर्धन की शक्ति है, ये हम देखने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। दो भिन्न आकार वाले उत्तल लेंस लेंगे। उत्तल लेंस की सहायता से कागज पर सूर्य प्रकाश केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। प्रकाश केंद्रित करने से कागज जलने की शुरुआत होने तक का समय अंकित करेंगे। यही कृति दूसरे लेंस की सहायता से भी करते हैं। जिस लेंस से कागज जलने में समय अधिक लगता है उस लेंस की शक्ति कम होती है तथा जिस लेंस से कागज जल्दी जल उठता है उस लेंस की शक्ति अधिक होती है। इसे हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। आपतित प्रकाश किरणों के अभिसरण अथवा अपसरण करने की लेंस की क्षमता को लेंस की शक्ति कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेंस की शक्ति लेंस के नाभ्यांतर पर निर्भर होती है। लेंस की शक्ति अर्थात मीटर इस इकाई में व्यक्त किए गए नाभ्यांतर का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। लेंस की शक्ति SI पद्धति में इकाई डायोप्टर है। P बराबर होता है 1/f यानी 1 बटे नाभ्यांतर।
एक डायोप्टर बराबर होता है 1/1 मीटर। अब देखते हैं लेंसों का समायोजन। नाभीय अंतर F1 तथा F2 वाले दो लेंस परस्पर स्पर्श कराने पर उनका परिणामी नाभीय अंतर F होता है। उसको हम निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। 1/F बराबर होता है 1/F1 प्लस 1/F2। P1 तथा P2 ये दो लेंसों की शक्ति होने पर लेंसों की परिणामी शक्ति अर्थात दो लेंसों को परस्पर स्पर्श करने पर उनके संयोगी लेंस की शक्ति यह दोनों लेंसों की शक्ति के योगफल के बराबर होता है। कहने के लिए हम सूत्र लिख सकते हैं यहाँ पर P बराबर P1 प्लस P2। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।